कवि के मन में कविता का आना किसी बच्चे के गर्भ में आने जितना खूबसूरत होता है। विरह की कविताओं को लिखते समय कवि के हृदय में उठी पीड़ा प्रसव पीड़ा से कम नहीं होती है। कविता के संपूर्ण होने पर कवि ऐसे प्रसन्न होता है जैसे बच्चे के धरातल आने के बाद प्रसन्न होती है उसकी माँ। नमस्कार दर्शकों, मैं सीनियर एडिटर दिनेश गौतम। आज की इस खास कड़ी में मैं एक ऐसी शख्सियत से रूबरू करा रहा हूँ जो एक युवा साहित्यकार है। कम उम्र में ही आधा दर्जन पुस्तकें इनकी प्रकाशित हो चुकी हैं। इनका साहित्य को देखने का नज़रिया कुछ अलग ही है। शब्दों का सही उपयोग एक जादूगरी से कम नहीं होता। ये शिक्षक भी हैं। मैं आपको रूबरू करा रहा हूँ किशन प्रणय से। किशन प्रणय जी से हम इनकी साहित्यिक यात्रा के बारे में जानेंगे, साथ ही इनकी जो साहित्यिक पुस्तकें आई है उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। आइए बात करते हैं किशन प्रणय जी से। किशन जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने यहाँ बुलाया मुझे। जी किशन जी, आप अपने बारे में स्वयं बताएंगे तो हमारे सम्मानित दर्शकों को बहुत अच्छा लगेगा। धन्यवाद। मेरा नाम किशन प्रणय है और मैं राजस्थान सरकार के लिए एक शिक्षक के तौर पे सेवाएं दे रहा हूँ और कोटा के महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय अंग्रेजी माध्यम मल्टीपर्पज़ गुमानपुरा में मैं शिक्षक के पद पे कार्यरत हूँ। और लेखन मेरा रुचि का विषय रहा है। बचपन से ही पढ़ने का शौक़ रहा, किताबों से जुड़ा रहा। बाद में विचारों को कागज़ पर भी उकेरा और कुछ चीज़ें लिखने के लिए हमेशा मन प्रेरित करता रहा, तो लिखना उस तरीके से प्रारंभ हुआ। तो अब थोड़ी किताबें लिखी और कुछ साहित्य में योगदान दिया है। किशन जी, आपके पारिवारिक पृष्ठभूमि में भी साहित्यिक भूमिका रही किसी की जिससे आपको संबल मिला हो? पारिवारिक पृष्ठभूमि में तो उतना कोई साहित्यिक कोई लेखन का तो नहीं रहा, पर मेरे दादाजी जो हैं वो बड़े अध्येता हैं और उन्होंने कई पुस्तकें पढ़ी है। उन्होंने मुझे बहुत सारी पुस्तकें पढ़ाई है। उनका अध्यात्म से बहुत ज़्यादा गहरा लगाव रहा और पुराण और धार्मिक पुस्तकें, अध्यात्म की पुस्तकें और कबीर और इन सबको वो पढ़ते सुनते रहे और बचपन से ही मुझे उन किताबों से परिचित कराते रहे। तो वो किताबें हमेशा मेरे साथ रहीं और उन्होंने फिर मुझे लिखने की थोड़ी प्रेरणा दी। तो एक साहित्यिक वातावरण ऐसे दादाजी का रहा। जी। और पिताजी भी पढ़ते लिखते हैं, पर वो मतलब लेखन का कार्य नहीं है, पर वो पढ़ने का उनका है कि वो भी किताबें से जुड़े रहते हैं। किशन जी, आप हिंदी साहित्य में कब और कैसे आए? हिंदी से तो मेरा बचपन से ही लगाव है। मैंने बताया कि दादाजी का बड़ा पढ़ने का वो था, तो उनके पास किताबें रहती थी हमेशा। तो कोर्स की किताबों के अलावा ये किताबें पढ़ने को मिलती थी और कोर्स में भी हिंदी की जो कविताएं हैं वो मुझे ज़्यादा आकर्षित करती थी। उनको मैं याद करता था, कई प्रोग्रामों में बोलता रहता था। कई कविताएं मुझे बहुत सारे कवियों की मुँहज़बानी याद रहती थी बचपन से ही। तो वहाँ से मुझे हिंदी कविताओं से और उनकी हिंदी कहानियों से मुझे प्रेरणा मिली कि मुझे हिंदी साहित्य में कुछ करना चाहिए। हालांकि मैंने एमए इंग्लिश में कर रखी है और वो बैचलर्स भी मेरी इंग्लिश में है, पर अभी मैंने हिंदी में भी एमए की है और जितना लेखन है वो अधिकतर हिंदी, हाड़ौती, मालवी, अन्य भाषाओं में रहा है। तो वो हिंदी से लगाव जो है वो बचपन से ही रहा है।
और वहीं से प्रेरणा मिली हिंदी साहित्य में कुछ करने की थोड़ी। इस और किसके कब से आप आगे बढ़े? मेरी लेखन पढ़ाई तो पढ़ता तो शुरू जी से ही रहा मैं पुस्तकें, पर वो लेखन का जो मेरा पहली पुस्तक जो थी वो कोरोना काल में आई थी 2020 में। जी मेरी पहली पुस्तक आई थी, बहुत हुआ अवकाश मेरे मन। तो वो पुस्तक यहीं पास में हमारा एक गांव है, कस्बा है बूढ़ादीप, वहाँ जी बड़ा प्रसिद्ध सूर्य मंदिर है। तो उसमें वहाँ पे उस पुस्तक का विमोचन किया मैंने। जी और बहुत सारे कवि जो अंबिका दत्त जी हो गए, सीएल सांकला जी हुए, और भी जो बड़े कवि थे, उन सबके सानिध्य में उस पुस्तक को पहली बार हिंदी की वो पहली पुस्तक थी 2020 की, और विकट समय में हिंदी साहित्य में वो पुस्तक लाए थे। जी तो वहाँ से मैंने ये यात्रा शुरू की। जी फिर उसके बाद 21-22 फिर आती गई अनवरत जी। पुस्तकें, लेखन चलता किशन जी, जब साहित्य की यात्रा शुरू करते हैं जी और जब वो पुस्तक के रूप में पहली बार आती है जी सामाजिक पाठकों के बीच में, जी। तो एक लेखक को कैसा महसूस होता है उस? किसी भी लेखक के लिए उसकी पुस्तक का आना आ, ऐसा है जैसे 9 महीने बाद कोई एक बच्चे को जी जन्म दे रहा है। तो अगर पहली बार पुस्तक का लोकार्पण होता है या विमोचन होता है तो वो उसकी सूरज पूजा जैसा अनुभव होता है कि, क्योंकि जो भी सृजन करता है वो माँ की तरह ही होता है। जी अपने विचारों को वो बहुत दिनों तक पालता है अपने अंदर, फिर उसको कागज पे दुनिया के सामने लाता है। फिर दुनिया उसको कहती है कि कैसा बच्चा हुआ है, कैसी पुस्तक आई जी है, कैसा क्या हुआ है। तो ये एक वैसी अनुभूति है जैसे कि कोई माँ बनती हो और उनको अनुभूति होती हो कि मेरा जी बच्चा आया है। बिल्कुल। तो बड़ी खुशी की बात होती है। और ये भी हर माँ चाहती है कि उसका जो बच्चा है या उसकी पुस्तक जो है वो जीवित रहे, लंबी आयु प्राप्त करे, उसको लोग पढ़ें, सराहें। तो एक पुस्तक लिखना मेरे लिए इस तरीके का अनुभव रहता है कि बड़ा जुड़ाव रहता है पुस्तकों से। जी मेरी खुद की से भी बहुत अधिक जुड़ाव रहता जी। है, तो वैसा। किशन जी, आप की उम्र जी अभी 50 भी से भी बहुत कम है। हाँ, मेरी 32 में हाँ, मैं चल। यानी आप सबसे युवा साहित्यकार है जी और आधा दर्जन पुस्तकें आप पाठकों के बीच में लेकर आए। शिक्षक हैं, कैसे समय को मैनेज कर पाते हैं? हाँ, मेरी अभी तक 15 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, जिसमें जी आधा दर्जन आपने कहा हिंदी की, जी और बाकी हाड़ौती में आधा दर्जन होगी, और 1-2 मालवी पुस्तकें हैं, जी एक उपन्यास हैं 2-3। तो अधिकांश समय तो मेरा स्कूल में ही व्यतीत हो जाता है, क्योंकि मैं पढ़ाता हूँ। तो जो पहला कर्म तो शिक्षा का है, तो वो वहाँ पे पढ़ाना, तो वो 6-7 घंटे का समय वो। फिर जी उसके बाद में 2-3 घंटे मेरी पढ़ाई का रहता है, जो मैं अन्य पुस्तकें पढ़ता हूँ और कुछ करता हूँ। जी और 24 घंटे के अंतराल में 3-4 घंटे अपने लिए लेखन के लिए जी निकालता हूँ। मेरा रोज का ये रहता है कि मैं 2 या 3 पेज रोज लिखूं, जी किसी भी चीज़ पे लिखूं। और वो नहीं है ज़रूरी कि किताब ही उसकी छपे, बिल्कुल। पर मेरा ऐसा है कि मैं लेखन से जुड़ा रहा हूँ। तो रोज़ मैं 60 या 70 पेज तो पढ़ता हूँ बहुत किताब सुंदर। के, और 2 पेज लिखने की कोशिश करता हूँ कि कम से कम 2 पेज में रोज लिख लूँ। तो उस जी हिसाब से बहुत सारे हो जाते हैं। तो इतनी पुस्तकें भी आ जाती है, इतनी सारी चीज़ें आ जाती है। तो प्राथमिकता यही रहती है कि समय को फालतू चीज़ों में खर्च करने की जगह बिल्कुल। लेखन पठन में, क्योंकि ये आने वाली पीढ़ी को यही कुछ दे सकता है हमारा अध्ययन। जी क्योंकि अभी के समय पे अध्ययन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है बच्चों को। जी यूट्यूब्स और इन सब चीज़ों से थोड़ा निकलें बाहर, बिल्कुल और किताबों की तरफ ध्यान दें तो ज़्यादा उससे सीखने को मिलेगा। बिल्कुल। किशन जी, अभी हाल ही आपकी एक पुस्तक आई है चंबल, जी जिसका विमोचन भी जयपुर में हुआ जी जी। और पूर्व राज्य सभा सांसद महेश जी ने महेश किया। जी। कैसा अनुभव था वो आपके साथ? कैसे? बहुत ही अच्छा अनुभव रहा। एक तो चंबल मेरे क्षेत्र की नदी है, जी और हम चंबल किनारे ही बड़े हुए हैं कोटा में। तो पहले ही तो रोमांच की बात यही थी, सुख की बात यही थी कि मैंने चंबल पे कुछ लिखने का प्रयास किया। जी
चंबल को एक विद्रोही नदी माना जाता है हमारे, जब से हम पढ़ते आए हैं तो सब नदियों को जी उतना श्रद्धा का विषय माना जाता है, पर चंबल का नाम सुनते ही कहीं ना कहीं लोगों के मन में डकैत, एक भयावह वो चीज़ें, एक बीहड़, जी बहुत ही वीरान जगह ऐसा आता है। और लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने प्रतीक भी वैसे ही लिए हैं कवियों ने, बिल्कुल बिल्कुल। कि चंबल वैसी खूंखार नदी है। बहुत सारी धारणाएं चंबल के साथ जबरदस्ती जोड़ दी गई कि कहीं गायें गायें काटी, उनका हम्म, खून कहीं रुका बिल्कुल। तो चंबल बनी, रंतिदेव ने यज्ञ किया, द्रौपदी ने श्राप दिया, श्रवण कुमार का ये हुआ, तो उस मिथक को तोड़ने के लिए कि चंबल पुराणों में कहीं भी ऐसी नदी नहीं रही, और जो भी डकैत या जो भी जैसी सिचुएशन, जो भी स्थिति बनी, वो भी कोई विशेष परिस्थिति रही उन लोगों के साथ, उस वजह से उन्होंने, और चंबल ने उन्हें शरण दी, मतलब जी हम इसका एक उधर दूसरा। तो पहली वो बात तो ये थी कि चंबल पे पुस्तक लिखना, क्योंकि चंबल पे ओवरऑल कोई पुस्तक अभी तक आई नहीं है। चंबल पे एक बिल्कुल। दो कविताएं या कहानियां कहीं मिल जाती है, पर पूरी पुस्तक चंबल पे है नहीं। जी तो उसमें मैंने हर मिथक को तोड़ने की कोशिश की है, और जैसा चंबल का असली स्वरूप है उसको मैंने आगे लाने की कोशिश की है। और उसको जयपुर में महेश जी शर्मा जी रहे, पूर्व राज्यसभा सांसद वो जी रहे, उनकी दृष्टि बहुत विहंगम है। भारत दर्शन उन्होंने, और दीनदयाल जी पे बड़ा काम किया है उन्होंने। उसके अलावा यशवंत व्यास जी रहे, बड़े पत्रकार हैं, अमर उजाला के संपादक हैं। और उसके अलावा वहाँ पे एम्स जोधपुर के जो मुख्य वो अधीक्षक थे वो रहे, प्रमोद शर्मा जी रहे। तो ये सब बड़े लोग वहाँ उपस्थित थे, और इन्होंने जब उस पुस्तक को सराहा कि जी आपने चंबल पे कुछ सार्थक लिखा है, तो मुझे लगा कि मैंने अपने ही क्षेत्र को, अपनी ही नदी को, अपनी ही संस्कृति को कहीं ना कहीं राज्य स्तर तक तो ले जाने की कोशिश की, वहाँ जाके उसको प्रेजेंट किया। तो मुझे अच्छा लगा, बहुत ही खुशी का और वैसा जी विषय था मेरे लिए जी कि चंबल का वहाँ विमोचन होना। जी। किशन जी, आप मालवा के निवासी। जी मालवा एक बोली है जो आपके अंदर समाई हुई। जी हाड़ौती में आए तो हाँ आपने हाड़ौती को भी अपनाया है। जी यानी मालवा और हाड़ौती जी 6 और 1 का अंतर है, हाँ ऐसा माना जाता है। हाँ तो कैसे आपने जैसे मालवा तो आपकी बोली रही, हाँ हाड़ौती में कैसे लिख पाए, कैसा एक अनुभव था वो आपका? बिल्कुल सर। मालवा तो मेरी माँ की भाषा है। जी तो मेरी माँ मालवी बोलती थी, मेरी दादी दादा मालवी बोलते हैं, पापा। तो मालवा तो मातृभाषा हो गई, मायड़ जी भाषा जी हो गई। और जिस भूमि पे मैंने कर्म किए है, जिस भूमि पे मैंने जो सेवाएं दी या जो भी अपना जीवन व्यापन किया, वो हाड़ौती की भूमि। मैं बचपन से यहीं रहता हूँ। जी तो हाड़ौती में जब से एक तो प्राथमिक ये कि जब से मैंने पढ़ना शुरू किया तो जो मेरे दोस्त रहे वो हाड़ौती के रहे अधिकतर। बिल्कुल। और उसके बाद जब मैंने, मेरा ये शिक्षक, जो मैं 12 वर्षों से शिक्षक हूँ, तो ये पूरा जी एक एरिया मैंने, ये पूरा सेवा काल मैंने एक ऐसे क्षेत्र में बिताया जो हाड़ौती का ही ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा, हम देखें तो अभाव में रहने वाले लोग, वो बहुत ही वैसा फतेहपुर, निमोदा, उजाड़, जिनके नामों में उजाड़ लगा है, तो वो ऐसा इलाका जिसमें लोग बाग हिंदी से उतना अवगत नहीं है, वहाँ पे पढ़ाना उनके बच्चों को। तो वो हाड़ौती से वैसा जुड़ाव हुआ मेरा कि मतलब मुझे ऐसा लगा कि उसमें लिखने का, उसमें कुछ करने का प्रयास किया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे इलाकों में जो लोग हैं वो भी उस भाषा को पढ़ सके, वहाँ की जो, क्योंकि हम किसी भाषा में लिखते हैं जी जी तो उस भाषा के लोग को जीवित रखना उस भाषा का ही दायित्व है। तो अगर हम उन लोगों को हिंदी में लिखेंगे तो उतना उनका जो भाव है वो नहीं दे पाएंगे, क्योंकि उनके बोलने का लहजा, उनको उनका मजाक करने का तरीका, उनका संवेदनाएं, हाड़ौती बहुत ही ज़्यादा वैसी भाषा है कि आपको 2-3 पंक्तियों में ही वो पूरी कथा सुना सकती है। जी तो ये तो हाड़ौती के साथ, और मालवा जो है वो मालवी जो भाषा है, मालवी में लेखन का काम कम होता आया है, क्योंकि मालवा का जो क्षेत्र है वो ऐसा थोड़ा पढ़ाई में और इनमें भी थोड़ा कम है वो क्षेत्र। बिल्कुल। वहाँ के लोग अधिकतर मजदूरी और इन्हीं पे रहे हैं, तो वो
अपना जीवन व्यापन करने में ही उतना ज़्यादा, क्योंकि जिसका पेट भरा है वो लिखेगा, बिल्कुल। तो वो बेचारे जीवन व्यापन करने में ही उतना रहे, तो उस भाषा को वंचित वो ना रह जाए कहीं ना जी। कहीं। तो मैं अक्सर प्रयास करता हूँ कि मालवी में, तो मैंने एक उपन्यास लिखा है, उसमें वो जी। सारा मालवा क्षेत्र आया है, वहाँ की बोली आई है। और कहीं न कहीं मैं मानता हूँ कि राजस्थान का हिस्सा रहा है मालवा शुरू से ही, मेवाड़ रियासत का हमेशा से भाग रहा है। वो जी। तो राज्यों के बँटवारे में मध्य प्रदेश में चला गया, तो राजस्थानी में ही मालवा है, और मालवी भाषा राजस्थानी की ही बोली है। जी। तो कहीं न कहीं हमें राजस्थानी को आगे बढ़ाना है, तो मालवी को उसमें सम्मिलित करना पड़ेगा। जी। तो उसके लिए मालवा का भी लेखन ज़रूरी है। जी। मेरे कई मित्र हैं अच्छे पत्रकार, वो भी कहते रहते हैं कि आप लिखो मालवी में, तो अच्छा है। तो जिसको वाह, आती है वो लिखे, बिल्कुल, बहुत ये है। सुंदर। किशन जी, अब तक आपकी कितनी पुस्तकें प्रकाशित हो गई, पाठकों को, अब दर्शकों तक को तो बताएं? मेरी जो हिंदी की जो पुस्तकें हैं उसमें 6 पुस्तकें, जिसमें 1 उपन्यास और 5 काव्य संग्रह। एक भगत सिंह पे प्रतिवेदन लिखा है मैंने, और प्रतिवेदन एक नई विधा है लेखन की। जी। जिस तरीके से हम अखबारों में देखते हैं तो वो हेडलाइन देते हैं कि चूरू जमा और ऐसे, तो वो जी। भगत सिंह के विचार बहुत अधिक बोझिल हो जाते हैं कभी कभी, क्योंकि लोग पढ़ते हैं तो वो ऐसा लगता है कि यार बहुत ज़्यादा, तो उनको प्रतिवेदन स्वरूप मैंने लिखने की कोशिश की। तो हिंदी में तो मेरी 6 पुस्तकें, एक उपन्यास है। राजस्थानी में मैंने 6 पुस्तकें लिखी है हाड़ौती में, जिसमें एक उपन्यास है और बाकी के काव्य संग्रह हैं। एक संस्मरण की भी पुस्तक है कथेतर गद्य से, जी। और एक मालवी में उपन्यास। तो इस तरीके से एक बच्चों के लिए बाल साहित्य में भी लिखा है। तो इस तरीके से 15 करीब पुस्तकें मेरी अभी तक आ चुकी है। जी। किशन जी, बाल साहित्य हम्म, आजकल देखा जाए तो बहुत कम लिखा जाता है। जी अब कुछ आगे हैं आप जैसे युवा। जी। बाल साहित्य से बाल मन को क्या मिलता है? बिल्कुल सही है। अभी बाल साहित्य वैसे लिखा नहीं जा रहा है, और जो अभी के टाइम पे बच्चों को दिखाया जा रहा है वो डोरेमोन और ऐसे कार्टून ज़्यादा दिखाए जा रहे हैं। पर हमारे जो समय पे जब मैं पढ़ा करता था, या उससे पहले का जब समय आपके समय पे रहा होगा, तो जी। हमें पंचतंत्र की कहानियाँ सुनाई जाती थी, हितोपदेश की कथाएँ, कुछ ऐसी चीज़ें होती थी जिसमें हम जानवरों से भी सीखते थे। बिल्कुल, बिल्कुल। वहाँ से हमें शिक्षाएँ मिलती थी, प्यासे कौवे की कहानी किसी की भी हो गई। तो मेरा मन यही था कि पंचतंत्र का जो वो विष्णु शर्मा जी ने जो लिखा है पंचतंत्र संस्कृत में, उसका उस उनकी जो कहानियाँ हैं, उस कहानियों को छोटी-छोटी कविताओं में बच्चों तक पहुँचाना। तो जी। वो पुस्तक मैंने लिखी, उसको जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी जयपुर हाँ। ने प्रकाशित की, और उसमें करीबन 30-40 कविताएँ हैं, जो उन कहानियों का छोटा रूप है, जो बच्चे गा सकें और उससे शिक्षा ले सकें। तो वो पंचतंत्र के उसके माध्यम से मैंने बच्चों के लिए ये किया। जी। आगे भी मैं चाहता हूँ कि बाल साहित्य में कुछ लिखूँ बच्चों के लिए जी। पुराना। जी। किशन जी, आपकी नज़र में साहित्य क्या है? आजकल देखा जाता है ट्विटर, फेसबुक, हुँ। इन पर भी जी। 4 लाइन इधर की उठा के उधर लिख देते हैं। जी, जी। तो इस पर क्या आप करना चाहेंगे? अभी के समय में साहित्य की कुछ लोगों ने ही साहित्य सँभाल रखा है। कई जगह हम देखते हैं तो मंचों पर बहुत सारी जगह साहित्य उपेक्षा का इसका ठीक है, भीड़ मिल जाती है, पर हमें ये बिल्कुल। देखना है होता है कि सामने वाले को क्या पसंद है, तो वैसे चुटकुले सुनाना, हमारी ही संस्कृति का मज़ाक उड़ाना, जी। हमारी ही सभ्यता का एक वो मतलब थोड़ा उसको अभद्र दिखाना। तो ये सब अभी बहुत चल रहा है, यूट्यूब्स पे भी, शॉर्ट्स पे, इन सब में कहीं भी हमने ऐसे पक्षों पे ध्यान नहीं दिया है। जैसे मैं खुद ही कह रहा हूँ कि मैंने एक नदी को माध्यम रख के एक पुस्तक लिखी। आज चंबल के तरफ कोई जाता है तो वहाँ पे रील्स बनाने में बैठा है, उसकी वास्तविक दशा उसको उससे कोई बिल्कुल। मतलब नहीं, उसके पुराने क्या संस्कार रहे चंबल नदी के, हम कहाँ से उसको देखते हैं, उसकी क्या, तो हमारे आने वाले बच्चे वो सब नहीं जान पाएंगे। और साहित्य में अब गंभीर साहित्य का आना, और गंभीर साहित्य आ रहा है पर पढ़ने वाले लोग कम जी। है। तो थोड़ा हमें ये ध्यान देना होगा कि हमें पाठक अच्छे करने होंगे थोड़े। जी। साहित्य का सबसे
अगर कोई उसकी सुरक्षा कर सकता है, क्योंकि पुराने वेद हम देखें, उपनिषद देखें तो संस्कृत के पाठक नहीं बचे, तो संस्कृत की वो किताबें अब प्रचलन से बाहर हो गई, उनका अनुवाद किया जा रहा है, ये किया जाता है। तो वो थोड़ा हमें उसका ध्यान रखना पड़ेगा कि पाठक जो हैं वो थोड़े जागरूक हों गंभीर साहित्य के प्रति, मतलब चुटकुलों में ही ना घूम रहे, तब जाके साहित्य का थोड़ा, और मैं यही मानता हूँ कि साहित्य आदमी को सुसंस्कृत करता है। जी तो उस जगह साहित्य का ये महत्व है कि आप उससे ये सीखें कि हमें पढ़ना क्या है, ये डिसाइड करना आपको आना चाहिए। जी। किशन जी, वर्तमान में किन रचनाकारों के जीवन से आप प्रभावित हैं? आ, मेरे तो आदर्श रहे रविन्द्रनाथ टैगोर जी, जी जिन्होंने गीतांजलि लिखी और भारत को पहला नोबेल पुरस्कार वहीं साहित्य में जो मिला, जी तो वो मेरे आ, आदर्श रहे हैं। उसके बाद अभी के समय में जो लेखन है उसमें बहुत सारे लेखक हैं, बहुत सारे कवि हैं जिनको मैं, विनोद कुमार शुक्ल हैं, बहुत अच्छी कविताएं लिखते हैं। उनकी कल्पना, वो कहते हैं कि यथार्थ को अगर अच्छा करना है तो आपको एक उन्नत कल्पना करनी पड़ेगी। तो बिल्कुल। उनमें कवियों में यशवंत व्यास जी हैं, संगीता गुंदेचा जी हैं, और अ, और भी बहुत सारे कवि हैं जी जिनको मैं पढ़ता रहा हूँ, कमलेश हैं, उदयन वाजपेयी जी हैं, तो ये सब रहे। उसके बाद में यशवंत व्यास जी हैं, वो अच्छे व्यंग लिखते हैं, उनका बेजोड़ है व्यंग का लेखन। जी और अमृतलाल नागर है, उनके उपन्यास अच्छे हैं। तो अभी के समय के तो यही लेखक हैं, और नए लेखकों को तो उतना मैंने पढ़ा है, पर उससे कोई उतनी ज़्यादा वैसे मिली नहीं मुझे जी प्रेरणा। तो हम पुरानी पीढ़ी को ही लेके चलेंगे और आगे हम प्रयास करेंगे कि उनके जैसा लिख सकें कुछ। जी। किशन जी, एक साहित्यकार यानी कवि के लिए कहा जाता है कि कवि तो कवि होते हैं, हम्म, शब्दों के रवि होते हैं, जी समाज में साक्षरता की छवि होते हैं। जी तो आपने ये सब करके दिखाया, जी। तो कैसा लगता है वास्तव में? अच्छा लगता है सर, कोई कविता मेरी मैं लिखता हूँ, लोग बाग उसको पढ़ते हैं, उससे कुछ सीखते हैं, समझते हैं। अभी कल ही मुझे एक मैडम ने कहा कि जी आपने वो ज्योतिष पे एक कविता लिखी थी, मार्केश वाली, तो आपने उसमें बताया था कि किस किस तरीके से कोई ग्रह किसी के प्राण हर सकता है। तो मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने उस पे पॉइंट उन्होंने देखा, इस बारे में सोचा, क्योंकि अब हमारी चीज़ों में, मतलब जैसे अभी का जो युग है उसमें जिस टाइम पे ऐसी रील्स आ रही हैं कि आप हमें डेट ऑफ बर्थ भेज दो तो जी हम जी आपकी कुंडली बता देंगे, उस समय पे इन ग्रहों का कौन ध्यान रखेगा? बिल्कुल। और पुरानी पद्धतियों का कौन, तो कौन सूर्य, कौन चंद्रमा, राहु केतु, क्या प्रभाव इनसे पड़ेंगे? तो आ, वो थोड़ा सा ऐसा है कि वो कविता के माध्यम से वहाँ तक पहुँचा। और मैं और भी कई कविताएं जिनके जी माध्यम से मैं जब बच्चों तक पहुँचता हूँ, बड़ों तक पहुँचता हूँ, तो अच्छा लगता है कि एक कवि हुआ और उन तक उनके मन की बात मैं पहुँचा पाया, या फिर कुछ ऐसा ज्ञानवर्धक दे जी पाया जी जो उनको जानना ज़रूरी भी था और उनकी रुचि भी थी उसमें। बिल्कुल। तो किशन जी, 15 पुस्तकें आपकी आई, यानी पुस्तक छपाना एक बड़ी टेढ़ी खीर है, जी जी जी। क्योंकि घर को फूंक कर ओके। तमाशा देखना पड़ता सही है। बात है। तो कैसे किशन जी ये सब कर पाते हैं? वो तो सर पुस्तक प्रारंभ में जो पुस्तकें छपवाई उसके लिए तो प्रकाशकों को देना पड़ा पैसा। जी जी मेरा पुस्तक छपवाने का उद्देश्य पुस्तक को बेचना या ये करना नहीं था। बिल्कुल। मैं हमेशा से यही सोचता रहा कि अगर मैंने कुछ लिखा है और वो पन्नों पे लिखा है और वो इधर उधर बिखरे हुए हैं, तो मुझे वो ज़्यादा पसंद नहीं है। तो मैं चाहता था कि वो सब एक जगह समाहित हो जाए और एक जी पुस्तक का रूप ले ले, जो मेरे पास पड़ी रहे, जी और किसी को देनी हो तो मैं दे दूँ। तो पुराने टाइम पे जो पहले जो प्रथम पहले पुस्तकें छपती रही, जी जी उसमें मैंने अधिक पुस्तकें नहीं छपवाई, ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 पुस्तकें मैं छपवाता था बस। जी जी उसका पैसा वो लेते थे। फिर अब कहीं न कहीं ऐसा होने लगा है कि 4-5 3-4 जो मेरी पुस्तकें हैं, तो उनका पैसा नहीं लेते हैं अब तो प्रकाशक, क्योंकि यशवंत व्यास जी जो
अंतरा फाउंडेशन वाले हैं, वो तो अधिकतर मेरी पुस्तकें ऐसे ही छापते हैं। अच्छा। उन्होंने कभी मुझसे और 100 पुस्तकें और भेज देते हैं कि तुम्हारे पास भी रखो, सबको दो, पढ़ाओ। जी जी। तो अब ऐसा होने लगा है कि अब प्रकाशक जो हैं, वो एक दो प्रकाशक वो ये कह देते हैं कि भाई आप पुस्तक हम छाप देंगे जी। और आप तो काम करो साहित्य के क्षेत्र में, हम बहुत देख सुंदर। रहे हैं। तो अब थोड़ा सा लगा है कि कहीं ना कहीं मैं प्रकाशकों तक भी पहुंच रहा हूँ। जी। उनको लग रहा है कि इसका लेखन थोड़ा, और कुछ प्रकाशक ऐसे हैं भी सही जो साहित्य को सुरक्षित रखना चाहते हैं, बहुत वो सुंदर। अपना घर फूंक रहे हैं और मुझे छाप रहे हैं। तो इसलिए उनका भी धन्यवाद है मेरा। किशन जी, आपकी कोई उपलब्धियां बताएं, क्योंकि आप कई जगह आपने अपने विचार दिए हैं। जी, उपलब्धियों में तो अब मैं तो खुद क्या गिनाऊंगा वैसे, बस ऐसे ही एक दो जगह सम्मानित किया गया है मुझे। और मैंने मैं मुझे लगता है कि साहित्य में और पुस्तकों के लिए मैंने ये काम किया कि मैंने मेरी पुस्तकों का बहुत ऊंची ऊंची जगह पे विमोचन किया। जी। मतलब हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के ऐसी जगहों पे, जैसे एक बार तो मैं विश्व के सबसे ऊंचे शिव मंदिर तुंगनाथ में गया, बिल्कुल। वहाँ मैंने राजस्थानी पुस्तक का विमोचन किया। अभी इसी साल मैं मध्य महेश्वर गया, वहाँ पे भी एक राजस्थानी पुस्तक का बहुत विमोचन सुंदर। किया। और उसके पहले मैं सरपास गया। सरपास बहुत ऊंची है, 13,000 फीट पे है वो, 13,000 से भी ऊपर है वो। तो वहाँ बर्फ की चादर है, तो वहाँ जाके मैंने राजस्थानी पुस्तकों का विमोचन किया। तो मेरा ये रहता था कि कुछ ऐसा स्टंट करे जो अभी के लड़कों को पसंद आए। जी। तो वो यही आएगा, क्योंकि लेखन में थोड़ा वो ध्यान नहीं देंगे तो ऐसी चीजें देखेंगे कि अरे इतनी ऊपर जाके पुस्तक का विमोचन। तो ट्रैकिंग करना मुझे अच्छा लगता है, और मेरी उपलब्धि यही रही है कि मैं ऐसी ऐसी जगह गया, जी। वहाँ साहित्य के लिए मैंने वो थोड़ा सा करने की कोशिश की। बहुत सुंदर। किशन जी, साहित्यकारों का जीवन बड़ा संघर्षपूर्ण होता है। जी आपके जीवन की कोई ऐसी प्रेरक घटना हाँ, ऐसी घटनाएं रही हैं। पाठकों को साथ साझा करें। अ, साहित्यकारों का जीवन तो रहा ही है संघर्षपूर्ण। अभी साहित्य की जैसे हम देखते हैं तो बहुत बड़े मंचों पे जो जी। लोग बैठे रहते हैं, जी। साहित्यकार जो इन साहित्य की उन चीज़ों को संभालते हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि आपके भाषा में, आपके क्षेत्र में, आपके इसमें कौन कैसा काम कर रहा है। मतलब वो पॉलिटिक्स वाला सीन यहाँ भी आ गया। अब लोग बाग दो चार जने चाटुकारिता से वहां तक पहुंच जाते हैं और अपना सिक्का चमकाते हैं। तो वहां पे फिर एक जो अच्छा साहित्य लिखने वाला जो इंसान है, उसका मूल्यांकन नहीं हो पाता। तो बिल्कुल। कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि उन मंचों पे बैठे लोगों को ये थोड़ा सा ये ध्यान होना चाहिए कि हमारी भाषा में क्या काम हो रहा है, वनस्पत इसके कि वो अपने पास आए हुए लोगों को देखें। उन्हें पूरे राजस्थान में देखना चाहिए, अगर उन्हें सरकार ने या किसी संस्था ने ऐसी जगह बिठा रखा है जहाँ से वो प्रतिनिधि बनते हैं। तो ये मेरे लिए विडंबना रही कि मैंने आगे होके भी बहुत सारी बार उनको ऐसे किया, पर वो थोड़ा सा यही विडंबना रही कि वहाँ से उन्होंने अपने ही अधिकतर लोगों को पोषित किया। क्योंकि जी। मेरी कई पुस्तकें कितना 3-4 बार साहित्य अकादमी में नॉमिनेशन हो चुकी थी। बिल्कुल। उसके बावजूद भी लगा मुझे कि थोड़ा सा ये, पर ठीक है, वो उनकी कार्य योजना है, क्या पता जी। उन्होंने किस तरीके से वो किया, उसका मुझे रोष नहीं है। पर मैं ये जी। चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं हाड़ौती क्षेत्र से कोई आगे बढ़े, बिल्कुल। भाषा लेके कुछ निकले आगे। क्योंकि हाड़ौती पश्चिमी राजस्थान से थोड़ा लेखन के क्षेत्र में तो आगे है, पर उस तरीके से वो मिलता रहे बिल्कुल। उसको बिल्कुल। वेटेज जी। वैसा। कलम से कागज पर हर ख्याल लिख रहा हूँ, देखा है जो इन आंखों से वो अल्फाज लिख रहा हूँ। किशन प्रणय जी लगातार लेखन में आगे बढ़ते जा रहे हैं और 15 पुस्तकें इनकी पाठकों के बीच में आ चुकी है। और उम्र 32 साल, 32 साल में 15 किताबें लिखना एक छोटी मोटी बात नहीं होती, और साथ में खर्चा भी होता है। फिर भी
लेखन के प्रति जो इनकी श्रद्धा है वह आज भी कायम है और हाड़ौती के कई साहित्यकारों के बीच में इन्होंने अपना मुकाम हासिल किया है। आज ये हमारे बुलावे पर हमारे शख्सियत कार्यक्रम में पहुंचे। नमस्कार। धन्यवाद।